रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुम। तो हेलो बच्चों या मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। इस क्लास को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से संकलित किया गया है कि इसे आपका चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर पूरी ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से आप बना पाएंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो चैप्टर आपका 2 है इतिहास का, समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर देख लिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक दे दिए, बायो में लिंक दे देंगे, पहले वो देख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप 2 लेसन देखिएगा। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद दोनों का क्या उद्देश्य था? दोनों का उद्देश्य था भाई समानता स्थापित करना, कि पूरे समाज में क्या रहे, समानता स्थापित रहे, समान भावना रहे, समान अधिकार रहे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, सब किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता मिले, समाज में समान अधिकार मिले, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक समानता प्राप्त हो। समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में समझिए। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। यहाँ से आप क्वेश्चन एक ध्यान में रख लीजिएगा कि औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी। चलिए, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किस भावना की शुरुआत हुई थी? समाजवादी भावना की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान पूंजीपतियों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिक जीवन नरकीय बन गए। जो श्रमिकों का जीवन था, जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनका जो जीवन था वह क्या हो गया? नरक के समान हो गया। किनके चलते? पूंजीपतियों और मिल मालिकों के चलते। श्रमिकों को कोई भी अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। श्रमिकों के पास कोई अधिकार नहीं था और उनका शोषण काफी जोरों शोरों से चल रहा था पूंजीपतियों के द्वारा और मिल मालिकों के द्वारा। पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन होता जा रहा था। इन सभी कारणों के कारण समाजवाद की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन 2 वर्गों में किया गया था। जिस समय जो इसकी बात हो रही है उस समय आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया था? 2 वर्गों में किया गया था। पहला वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग है, दूसरा वर्ग क्या है? श्रमिक वर्ग है। पूंजीपति वर्ग में वैसे वर्ग के लोगों को रखा गया जो काफी धनी मनी लोग थे, और श्रमिक वर्ग में जो फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले मजदूर थे, वह किस वर्ग में रखे गए? उनको श्रमिक वर्ग में रखा गया। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जिस समय उनकी स्थिति काफी बद से बदतर हो गई थी, उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, तब उनका साथ मिला, उनको साथ देने का काम किया था वहां के उनके विचारकों ने, वहां के राष्ट्रभक्तों ने जो राष्ट्र का विकास करना चाहते थे। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे हम समाजवाद कहते हैं, समाजवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद तथा कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले जो समाजवाद था उनको कहा जाता था यूटोपियन समाजवाद, उसे क्या कहा जाता था? यूटोपियन समाजवाद। लेकिन कार्ल मार्क्स के आने के बाद में जो समाजवाद को कहा गया वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना गया। यूटोपियन समाजवाद के जनक जो थे वह सेंट साइमन थे। यूटोपियन समाजवाद के जनक कौन थे? सेंट साइमन थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि यूटोपियन समाजवाद के जनक जो थे वह सेंट साइमन थे और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो थे वह कार्ल मार्क्स थे। यूटोपियन समाजवाद के जनक सेंट साइमन और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं।
अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद में क्या अंतर था। समाजवाद एवं साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर थे, जिसमें पहला अंतर बताया गया है कि समाजवाद जो होती है वह समाजवाद में समाज को महत्व दिया जाता है। साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वह राज्य को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि राज्य द्वारा शोषण करने के लिए शोषण करने वालों को बल मिलता है। क्योंकि राज्य द्वारा शोषण करने वालों को बल मिलता है, इसलिए साम्यवादी विचारधारा के लोग जो थे वह राज्य को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। दूसरा अंतर दिया है, समाज में असमानता को कम करके समानता स्थापित करने की बात किसने बोला था, समाजवाद वाले बोले थे। वही साम्यवादी कहते हैं कि इन दोनों वर्गों में संघर्ष जरूर होगा। दोनों वर्गों में कौन कौन से वर्ग, तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, दोनों में क्या होगा, संघर्ष होगा। और जिस दिन संघर्ष क्रांति करा हो जाएगा, बहुत काफी ऊंची दृष्टि में चला जाएगा, तभी ही शोषित वर्ग जीत सकेंगे। तब जाके कौन से जीत सकेगा, शोषित वर्ग जीत सकेगा। जिनका शोषण हो रहा है वह क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि शोषित वर्ग बहुत अधिक संख्या में होते हैं और शोषण करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जब शोषित जीत जाएंगे तब समानता अपने आप क्या हो जाएगी, आ जाएगी। असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है, यह समाजवाद का मानना था। आर्थिक दृष्टि में समानता हो, यह किनका मानना था, साम्यवादियों का मानना था। चौथा दिया है कथी, ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वेतन पर जोर देता था, यह साम्यवादी वाले थे। समाजवाद वाले कहना था कि समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार, मतलब उनके कार्य के अनुसार, उनकी जितनी क्षमता है उनके अनुसार वेतन की बात किया जाता था। ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा वेतन मिलना चाहिए और कम करने वाले को कम वेतन दिया जाना था। यह किसका मानना था, समाजवाद का मानना था। अब आपका निकल के आ रहा है कि यूटोपियन समाजवादी क्या था, इसके बारे में समझिए। यूटोपियन समाजवादी, प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन थे। तो इसलिए समाजवादी यूटोपियन समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, सेंट साइमन का माना जाता है। क्योंकि जो सबसे पहले यूटोपियन समाजवादियों की शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा किया गया था, सेंट साइमन के द्वारा किया गया था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए, इस ढंग से बनाना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर क्या करें, प्रकृति का दोहन करें, यानी प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध है उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। यानी कि ऐसे समाज का निर्माण कर दिया जाना चाहिए कि लोग एक दूसरे का क्या करें, शोषण करें। तो ऐसे समाज का निर्माण सही नहीं माना गया। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। जो जितना काम करना है, अगर ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, कम काम करता है तो कम वेतन मिलना चाहिए। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उत्पत्ति रॉबर्ट ओवन था। यह क्या थे, फ्रांस से बाहर थे, लेकिन फ्रांस में जो थे वह यूटोपियन समाजवादी के जनक माने जाते हैं, वह सेंट साइमन माने जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। किनके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता जो थे उनका नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स था, जो क्या थे, एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स ने आगे चलकर किस धर्म को ग्रहण कर लिया, तो ईसाई धर्म को। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, तो बोन विश्वविद्यालय से। कैसे शिक्षा ग्रहण की, तो विधि की शिक्षा ग्रहण की। बोन विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, विधि की शिक्षा ग्रहण की। परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन में एक नया मोड़ मिला। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। तो कार्ल मार्क्स की पत्नी क्या हो जाएगी, कार्ल मार्क्स की पत्नी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, जेनी हो जाएगी। कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था, तो 1843 में। किनसे, तो उनके बचपन के जो मित्र थे जेनी, उनसे उनका क्या हुआ, विवाह हुआ। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में, मतलब विवाह के एक साल पश्चात 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही।
उनसे भेंट होने के बाद में उनकी जो मित्रता थी वह किससे हो गई, एंगल्स से हो गई, जिससे जीवन भर उनकी मित्रता बनी रही। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना कब की गई, 1867 ईस्वी के 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के कौन कौन से सिद्धांत थे उसके बारे में दिए गए। तो कार्ल मार्क्स के 5 प्रमुख सिद्धांत थे। उसमें है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है आपका राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। यह जो सिद्धांत दिए गए थे वह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए थे। कार्ल मार्क्स के जो 5 प्रमुख सिद्धांत है उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण थे। 6 ऐतिहासिक चरण कौन सा था, तो आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, समांती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। यह इनके अनुसार, तो मार्क्स के अनुसार था। अब हम लोगों को समझना है 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। 1917 ईस्वी की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, उसके बारे में समझते हैं। तो 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूसी क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी, रूसी क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार, रूस अथवा सम्राट अथवा जार, तो आपसे पूछा जाएगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वह रूस का क्या होता है, सम्राट होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया और किसानों को सत्ता में स्थापित करने का प्रयास किया। किसने, बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति ने, जो कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी। 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे, 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति के क्या कारण थे, तो एक में दिया है जार की निरंकुशता, एक अयोग्य शासन। जो उस समय रूस के सम्राट थे जार निकोलस द्वितीय थे, जो एक अयोग्य शासक थे। योग्य शासक नहीं थे बल्कि अयोग्य शासक थे। उन्हें शासन करने आता नहीं था बल्कि वह शासन करते थे, और जो उनकी आर्थिक और किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी, वहाँ के लोगों को, रहने वाले जो लोग थे, उनकी दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बिगड़ती चली गई। तो पहला कारण जार की निरंकुशता एक और अयोग्य शासन। दूसरा है किसानों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति से पूर्व जो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, उससे पूर्व जो रूस के किसान थे उनकी स्थिति क्या थी, काफी दयनीय थी। उनको तरह तरह का कर देना होता था, वह उन पर इतना ना कर ला दिया जाता था जिन्हें वह चुका नहीं पाते थे। तो उनकी स्थिति, तो किसानों की स्थिति भी काफी कहती हो चुकी थी, दयनीय हो चुकी थी। मजदूरों की दयनीय स्थिति, जो मजदूर थे उनकी भी स्थिति काफी दयनीय होती थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और वेतन उन्हें बहुत कम मिलता था। काम तो अधिक करना करता था उनको, लेकिन उनका वेतन जो होता था काफी कम मिलता था। उनको तनिक भी अधिकार नहीं, उनको 9 के बराबर अधिकार प्राप्त था। वह कैसी भी स्थिति में जीने के क्या थे, मजबूर थे। औद्योगिकरण की समस्या, उद्योग रूस में उस समय रूसी क्रांति से पूर्व रूस में उद्योगों की भी समस्या से, उद्योग बड़े बड़े थे नहीं जिसमें क्या हो सके, उन्हें काम मिल सके मजदूरों को। रूसीकरण की नीति, रूसी क्रांति से पूर्व रूस में रूसीकरण की नीति लागू हुई। रूसीकरण की नीति के तहत क्या हुआ कि जो रूस के सभी जनता को रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी धर्म अपनाने पर क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। न चाहते हुए भी जबरदस्ती उन्हें क्या मानना पड़ता था, रूसी भाषा को, रूसी संस्कृति को, रूसी धर्म को अपनाने के लिए क्या कर दिया गया, मजबूर किया गया। यह रूसीकरण की नीति थी। 6 में विदेशी घटनाओं का प्रभाव में जिसमें क्रीमिया का युद्ध था, जापान से पराजय, 1905 की क्रांति। क्या हुआ कि रूस जापानी युद्ध में जो रूस था वह बुरी तरह से हार गया। रूस क्या था, बुरी तरह से हार गया। तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई देखे, एक तो हमारी स्थिति दयनीय है, काफी दयनीय है, किसी की भी स्थिति सही नहीं है, चाहे वह मजदूर हो या किसान हो, किसी की स्थिति सही नहीं है। हम यहाँ रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारा राजा अगर युद्ध भी कर रहा है तो वह युद्ध क्या हो जा रहा है, बुरी तरह से हार जा रहा है। तो यह भी समस्या हुई। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान। रूस में जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा लोगों में प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया। लोग अपने देश के प्रति प्रेम करने लगे। लोग में ऐसी भावना जग गई कि हमको क्या रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए।
जो योग्य शासक नहीं है, जो रूस का सम्राट जो जार निकोलस द्वितीय है, वह योग्य शासक नहीं है, तो वह अपने शासन से हटे। हम लोग अपना अपना शासन करेगा आदमी व्यक्ति। तत्कालीन कारण बना प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहे थे 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध चला, उसमें रूस क्या हो गया, हार गया। तो यह क्या बना, तत्कालिक कारण बना। अब रूसी क्रांति में आपको जानना होगा खूनी रविवार के बारे में, कि खूनी रविवार क्या था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्या, खूनी रविवार। 1905 में रूस जापानी युद्ध में रूस के पराजय के कारण 1905 में रूस जापानी युद्ध में रूस के पराजय के कारण 22 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। 22 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दे का नारा लगाते हुए और प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। चूंकि उस दिन रविवार था, जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन रविवार था, इसलिए 22 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना का नाम भी क्या पड़ गया, खूनी रविवार। खूनी रविवार को कई जगहों पर 9 जनवरी 1922 को भी बतलाया जाता है, जो पुराने कैलेंडर के अनुसार चलता है। मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत, इसके बारे में समझ लेते हैं। 7 मार्च 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राड की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च को कपड़े की मिलों की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी ने भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का विद्रोह बढ़ता गया, अतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। जो रूस के सम्राट थे उस समय जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने क्या कर दी, गद्दी त्याग दी। मतलब उन्हें राजा का पद हटना पड़ा, वह राजा का पद छोड़कर चले गए। इस तरह से रोमनोव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया और 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ। बाद में बुर्जुआ सरकार गिर गई तथा केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। बोल्शेविकों ने इस सरकार को भी स्वीकार नहीं किया। अब सर्वहारा वर्ग के बारे में समझते हैं कि सर्वहारा वर्ग क्या था। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल थे, उन्हें क्या कहा गया, सर्वहारा वर्ग कहा गया। रूसी समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था। जो बहुमत वाला दल था वह बोल्शेविक कहलाया, जो अल्पमत वाला दल था वह मेंशेविक कहलाया। मेंशेविक जो रूस में जो बहुसंख्यक लोग थे वे क्या कहलाए, बोल्शेविक कहलाए। जो अल्पमत वाले थे, जो जिनकी संख्या बहुत कम थी, वे क्या कहलाए, मेंशेविक कहलाए। अब बोल्शेविक क्रांति के बारे में जानना होगा कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। बोल्शेविक क्रांति क्या है? इसी समय लेनिन का उदय हुआ। जार की सरकार ने लेनिन को निर्वासित कर दिया। लेनिन को रूस छोड़ने पर क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया। जब रूस में मार्च 1917 की क्रांति हुई तो वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। कौन? तो लेनिन पहुंचा। तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है। जो रूसी क्रांति हुई है वह मार्च की क्रांति वह पूरी तरीके से नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। दूसरी क्रांति का क्या है, आवश्यक है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, पूर्ण शांति के लिए क्या होगा, एक और चाहिए। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। जो स्वतंत्र भूमि होनी चाहिए, शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए और खाने के लिए किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलटने देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों का साथ मिला उसे। लेनिन को किसका साथ मिला, जो रूसी जनता थी उसका भी साथ मिला, और जो रूसी सैनिक थे उनका भी साथ किसको मिला, लेनिन को मिला। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। जो बोल्शेविक थे 7 नवंबर 1917 को
जो सरकारी था, रेलवे स्टेशन था, बैंक था, डाकघर था, टेलीफोन केंद्र था, कचहरी था, अन्य पर उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। जो केरेंस्की सरकार थी उस समय वो क्या हो गई, रूस छोड़कर भाग गई। इस प्रकार से रूस की महान बोल्शेविक क्रांति जिसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, वो क्या हुई, संपूर्ण हुई। सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन जर्मनी से ब्रेस्ट लियोटोस्क की संधि की तथा प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हुई, जिसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत संघ रूस पर आक्रमण कर दिया। विदेशी हमलों से रूस को बचाने के लिए ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था ट्रोट्स्की के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रोट्स्की के द्वारा। लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया, तो ट्रोट्स्की के नेतृत्व में किया गया, रूस को बाहरी हमलों से क्या करने के लिए, बचाने के लिए। दूसरी तरफ लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमलों का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोहियों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। तो पूछा जाता है कि चेका क्या था, तो चेका क्या था, तो गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था, तो गुप्त पुलिस संगठन था। यह अचानक छापामार कर विद्रोहियों को क्या कर लेती थी, गिरफ्तार कर लेते थे। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोहियों को दबाने में क्या रहा, सफल रहा। रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका, अब आपको जानना होगा, एक टॉपिक निकल के आता है कि रूसी क्रांति में लेनिन की क्या भूमिका रही, इसके बारे में समझना हो। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। इसके बाद रूस का नाम सोवियत साम्यवादी गणराज्यों का समूह यानी यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया गया। लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। बैंकों, परिवहन, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर ऐसे चर्च का अधिकार समाप्त कर दिया गया, उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नया नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया। जो बोल्शेविक दल थे उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, साम्यवादी दल कर दिया गया। लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा बनाया गया। तो जो रूस का राष्ट्रीय झंडा रखा गया, जो लाल रंग का जो कपड़ा था उस पर हंसुआ और हथौड़े का चित्र बना हुआ था। उसके बाद यह झंडा साम्यवादी का प्रतीक बन गया। इसने बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। जो भूस्वामी थे, जिनके पास में काफी भूमि थी, तो उनकी भूमि को लेकर और किसानों में कत्ल कर दिया गया, बांट दिया गया। अब हम 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी उसके बारे में समझिए। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी 1921 में लेनिन के द्वारा, उसमें जो प्रमुख बातें थी वह इस प्रकार से दिया गया है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी बातें थी। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया कि अब भाई किसान से हम जो टैक्स के रूप में जो धान लिया जाता है, जो अनाज लिया जाता है, तो अनाज के बदले हम कत कर लिया जाएगा, एक टैक्स लगा दिया जाएगा, पैसा कत कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। जो किसान के पास में जो अनाज बचे हैं वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। जिस काम में वह उपयोग करना चाहता है वह कर सकता है। दूसरा का दिया है, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है। यह बात कही गई कि जो जमीन होगा वह किसका होगा, देश का होगा। फिर भी व्यवहार में जमीन किसान का होगा, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए कौन इस्तेमाल करेंगे, वह किसान ही इस्तेमाल करेंगे इसका, इन जमीनों का। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप में चलाने का अधिकार दिया जाएगा। जिन उद्योगों में 20 से कम व्यक्ति काम करते हैं, काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको क्या समझा जाएगा, निजी उद्योग समझा जाएगा।
उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया कि आप अपने ढंग से उद्योग के कार्य कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगला दिया है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, कि भाई अपने देश में जो पूंजी है उसका सही से सही का उपयोग हो। जो विदेशी पूंजी है वह एक सीमित मात्रा में रहना तो उनको भी चाहिए, तो वह सीमित मात्रा में रहेगा, एक निश्चित मात्रा में। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब हम लोग को समझता है स्टालिन के बारे में। लेनिन की मृत्यु के बाद, जब लेनिन का मृत्यु हुआ 1924 ईस्वी में, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। जब लेनिन की मृत्यु हो गई 1924 ईस्वी में, तो रूस के राष्ट्रपति बनाया गया स्टालिन को। रूस का राष्ट्रपति कौन बना, स्टालिन बना। उनके बारे में समझिए। तो 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हुई। विभिन्न समूहों और अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। जो उत्तराधिकारी, लेनिन का जो उत्तराधिकारी बना रूस का राष्ट्रपति, वह किसे बनाया गया, वह बनाया गया भाई स्टालिन को। 1929 ईस्वी में टोटस्की को निर्वासित कर दिया गया। टोटस्की यहाँ से रूस छोड़कर चले गए। 1930 के दशक के लगभग में सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता स्टालिन द्वारा नष्ट हो गई। स्टालिन जो था, उन्होंने क्या कर दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, भाषण को खत्म कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पार्टी के अंदर भी मतभेदों को बर्खास्त कर दिया है। किसी प्रकार का भाई कोई भी पार्टी में मतभेद नहीं रहेगा, हम चाहेंगे जो सो होगा। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन जो था कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। कौन, स्टालिन। कब बना, रूस का राष्ट्रपति बना 1924 ईस्वी में, और कब तक शासन संभाला रहा, 1953 ईस्वी में। और तब तक वो कथी कर रहा, तानाशाही करता रहा। रूसी क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में समझिए। जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, उसका क्या प्रभाव हुआ। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सरबराह वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। इनसे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा बताया गया, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो खेमों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था, लेकिन रूस की क्रांति के बाद में ये सब घटनाएं देखने को मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही कि भाई हमारा अस्त्र शस्त्र बरियार है, हमारा अस्त्र शस्त्र ज्यादा है। और पूर्वी गुट में अमेरिका का मानना था कि हमारा अस्त्र शस्त्र ज्यादा है और रूस का मानना था कि हमारा अस्त्र शस्त्र ज्यादा है। दोनों के बीच में क्या हुई, शस्त्रों को लेकर क्या तनातनी चलती रही। इसको एक आते कहा गया शीत युद्ध चला गया। शीत युद्ध चला था भैया 1945 से लेकर 1991 तक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, आगे चल के इंटर क्लास में अगर आप 8 से लेके पढ़ते हैं तो वहाँ समझना होगा आपको। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपनाया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया गया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया। शीत युद्ध के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। यह एक वैचारिक युद्ध था। शीत युद्ध जो था वह वास्तव में एक युद्ध नहीं, रक्त रंजित वाला कोई घटना होता रहता, मारकाट होता नहीं है, नॉर्मल सी बात है। यह एक वैचारिक युद्ध होता है जिसमें पूंजीवाद गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ रूस था। दोनों के बीच तनातनी थी। यह विचारों का युद्ध रहता है।
वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। दूसरे, अब यहाँ तक हम लोग पूरा चैप्टर समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर जान लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।